Good morning, students. How are you? So today we will start a new chapter, chapter number 11, perimeter and area. So let's start. स्क्वायर और रेक्टेंगल, इसके बारे में आप लोग थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो ना। पहले डेफिनेशंस पढ़ी, फिर आपने पेरीमीटर और एरिया, ये दो टर्म्स के बारे में भी आपने फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट, व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर किसे बोलते हैं? अ क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट एंड हुज लेंथ्स आर इक्वल। ऐसी फिगर, क्लोज फिगर, जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, जिसकी सबकी लेंथ इक्वल होती है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर. And what is rectangle? Rectangle is a closed figure which is made up of 4 line segment whose opposite sides are equal. उसे हम बोलते हैं rectangle. याद आया? ये सब definitions आप थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। तो you have already learned about perimeters of plane figures and areas of squares and rectangles. Let us recall some points. स्क्वायर का एरिया निकालना, रेक्टेंगल का एरिया निकालना या पेरीमीटर निकालना, ये सब आप फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से सीखते हुए आ रहे हैं। उसके हम कुछ पॉइंट्स को रिकलेक्ट कर लेते हैं। पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर. देखो, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो व्हाट इज पेरीमीटर? मैं अगर यहां से इसका डिस्टेंस मेजर करूं, ये पूरा आउटर उसका क्लोज फिगर के, तो दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर. इस क्लोज फिगर के जो चारों तरफ का डिस्टेंस है, अगर मैं इसको फाइंड करूं, मेजर करूं, तो दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर. और एरिया क्या होता है? इस फिगर ने जितना इस स्क्रीन का पार्ट को कवर किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एरिया. एरिया ऑफ अ क्लोज फिगर इज द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन occupied by the closed figure. तो समझ में आया? याद आया पेरीमीटर और एरिया? व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर. कोई भी एक क्लोज फिगर का जो ये डिस्टेंस है आउटर बाउंड्री का, तो टोटल डिस्टेंस इज कॉल्ड पेरीमीटर. एंड व्हाट इज एरिया? एरिया ऑफ अ क्लोज फिगर इज द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज फिगर. जैसे इस फिगर ने इस स्क्रीन का इतना पार्ट ऑक्यूपाइड कर दिया, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ दिस figure. Clear? Okay. So definitions भी पढ़ी थी आप लोगों ने, है ना। Perimeter of a rectangle is equal to 2 multiply by L plus B. क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको, जैसे कि ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है. तो इफ इट इज लेंथ, दिस इज ऑल्सो लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज ऑल्सो ब्रेथ, है ना। तो क्या है? 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है. तो हम क्या करते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है. तो क्या हो गया फॉर्मूला? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी. एक लेंथ और एक ब्रेथ को ऐड करके तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या मिल जाता है? इसका पेरीमीटर मिल जाता है ना। और अगर हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? मतलब ये अंदर का ये पार्ट, तो दिस इज फॉर्मूला इज एल मल्टीप्लाई बाय बी. एक लेंथ और एक ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें उस फिगर का क्या मिल जाता है? एरिया मिल जाता है. ये बात हो गई रेक्टेंगल की, जहां एल इज लेंथ एंड बी इज द ब्रेथ. एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, अब स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना. ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, मतलब उसमें कोई ब्रेथ नहीं होती, सब साइड मतलब साइड होती है ना. या लेंथ बोल दो उसको, या आप साइड बोलो, ठीक है। मतलब ये उसकी एक साइड हो गई, इसकी चारों साइड इक्वल होती है. ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हो गई. अब अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर मतलब डिस्टेंस अराउंड ऑफ क्लोज फिगर, तो हमें साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड ऐड करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा. तो उससे अच्छा हम एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये इसका बन जाता है फॉर्मूला. पेरीमीटर ऑफ अ
स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और अगर एरिया फाइंड करना है तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। क्या याद रखना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब टोटल डिस्टेंस अराउंड ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ अ फिगर। तो उसके लिए हमें पूरे जो आउटर का जो डिस्टेंस है उसको प्लस करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो हम क्या करते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम 4 मल्टीप्लाई बाय साइड करते हैं तो हमें इसका पेरीमीटर मिल जाता है। एरिया सेम है कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया ऑफ दिस फिगर, तो इसलिए हम उसमें रेक्टेंगल होगा तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे, और अगर स्क्वायर होगा तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। ठीक है, ओके। अब अगर हम तो उसके लिए हमें अगर कोई भी पॉलीगॉन दिया हुआ, जैसे ये तो चलो स्क्वायर के और रेक्टेंगल की बात हो गई, और कोई पेंटागन है, कोई हेक्सागन है, या कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल मतलब क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ईच साइड। मतलब अगर अगर यहाँ पे कोई पेंटागन है, ठीक है, रेगुलर पेंटागन मतलब जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, ये ज्यादा कम ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं, इक्वल इक्वल होना चाहिए, सब जो है ना, पांचों जो लाइन है वो एकदम इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी है, 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15, तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। मतलब कहने का मतलब है कोई भी पॉलीगॉन हो, पॉलीगॉन मतलब पेंटागन हो, हेक्सागन हो, उसका अगर हमें पर रेगुलर, रेगुलर मतलब जिसके सारी साइड्स इक्वल हो, उसका हमें अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम नंबर ऑफ साइड्स काउंट करेंगे और एक साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो यूनिट होती है, ऑलवेज रिमेंबर, आप लोग कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन ये मिस्टेक आपकी बहुत होती है, पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो तो एज इट इज रहती है, अगर लेंथ मीटर में है, ब्रेथ मीटर में है तो मीटर रहेगी, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर रहेगी, पर एरिया की यूनिट जो होती है वो ऑलवेज स्क्वायर में होती है। ये चीज मैं आप लोगों को 4th 5th स्टैंडर्ड से पढ़ाती हुई आ रही हूँ, है ना, कि यूनिट ऑफ एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर, और पेरीमीटर की एज इट इज रहती है। ओके, अब आता है exercise 11.1. First question. The length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. What is the meaning of respectively? It means first length is given, the first number is length, and second is breadth, तो second number is breadth, मतलब जैसा दिया है वैसी उनकी मतलब मेजरमेंट है। Find first its area, और फिर सेकंड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट इज 10,000 रुपीज। तो हमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है। तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस एंड ब्रेथ ऑफ द, जो भी आपको पहले क्वेश्चन में दिया होता है वो हमें सॉल्यूशन में लिखना है पहले, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू 500 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 300 मीटर। तो फाइंड इट्स एरिया, किसका एरिया फाइंड करना है, रेक्टेंगल का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 300, कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसमें 2 0, इसमें 2 0, तो प्रोडक्ट में 4 0 आ जाएंगे, एंड 3 5 जा 15, या आप ऐसे देखो 300 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 0 जो है वो तो प्रोडक्ट में आ जाएंगे, नाउ 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, और यूनिट आ गई मीटर स्क्वायर। देखो मैंने बोला था ना कि एरिया की यूनिट हमेशा किसमें होती है, स्क्वायर में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट इज रुपीज 10,000, तो जो हमारा एरिया निकला है उसकी हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10,000 रुपीज है, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, सोचो सोचो, है ना। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट की लैंड दी, तो आप क्या लिखोगे,
कॉस्ट ऑफ लैंड इज इक्वल टू, यहाँ पे एक सिंगल लाइन में लिख दिया है, अगर आप स्टेटमेंट बढ़ाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड इज इक्वल टू ₹10,000, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाई 15,000। तो देखो कितने जीरो आ जाएंगे, 15 में कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो पहले तो 4 जीरो आ जाएंगे। नाउ 15 जीरो जा 0, 15 जीरो जा 0, 15 जीरो जा 0, 15 जीरो जा 0 एंड 15 बन जा 15, टोटल कितना हो गया 8 जीरो। अब इसको हम पढ़े तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, और करोड़ के बाद आता है अरब, है ना, ये इंटरनेशनल, हाँ, तो हो गया 1 अरब 50 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट हो गया रुपीस में। समझ में आया? तो इस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क whose perimeter is 320 मीटर। अब देखो एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क मतलब उसकी चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब हमें इसका क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, और क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 320 मीटर, 320 मीटर, और क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो अब हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करने, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब साइड तो हमें पता ही नहीं है, क्या पता है हमें, टोटल डिस्टेंस पता है। अगर हमें टोटल डिस्टेंस पता है तो फर्स्ट वी फाइंड द साइड ऑफ दिस स्क्वायर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना। अब मैं क्या सिखाती हूँ, जो चीज हमें फाइंड करनी है अगर हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसके साथ जो चीज होती है वो कहाँ जाती है, नीचे। तो देखो क्या दिया है, वो पेरीमीटर इज इक्वल टू 320 मीटर, तो उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता है ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4, यही किया है, देखो साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर कितना है, 320 अपॉन 4, तो 4 8 जा 32 एंड 0 जा 0, तो कितना आ गया 80 मीटर। तो इसकी साइड कितनी हो गई, 80 मीटर। तो हमें स्क्वायर की क्या मालूम चल गई, साइड मालूम चल गई। अब क्या फाइंड करना है, एरिया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, इट मींस 80 मल्टीप्लाई बाय 80। तो देखो 80 में 1 0 तो एक 0 आ जाएगा ना, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, तो 6400 मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो पता चला क्या दिया था, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन एंड क्वेश्चन इज फाइंड इट्स एरिया। तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए पहले क्या पता लगाना पड़ेगा, उसकी साइड। तो साइड कैसे फाइंड की हमने, हमें मालूम है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड को बाहर निकाला तो ये हो गया पेरीमीटर अपॉन 4, और सॉल्व कर दिया, साइड मालूम चल गई। नाउ एरिया का फॉर्मूला लगाया और एरिया फाइंड कर लिया। इजी क्वेश्चंस है, बस खाली समझना है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 20 मीटर, ऑल्सो फाइंड्स इट पेरीमीटर। अब देखो क्या पूछा है, पहले तो क्या दिया हुआ है, ब्रेथ फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, सॉरी, ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ये हमें ब्रेथ फाइंड करनी है, एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ दी हुई है, लेंथ दी हुई है 22 मीटर, है ना। ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, सॉरी एरिया, हाँ एरिया दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। अब हमें एरिया और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो हमें एरिया मालूम है और लेंथ मालूम है, तो ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। तो ब्रेथ को अगर मैं बाहर निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन लेंथ। मैंने बोला है जब किसी भी चीज को हमें फाइंड करना होता है उसके साथ जो भी चीज होती है अगर हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो कहाँ जाती है, नीचे। तो फॉर्मूला इज एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी, बी फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल, एरिया अपॉन लेंथ। देखो ये दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एरिया इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज इक्वल टू 22 मीटर,
सो ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। कंफ्यूज मत होना ये कहां से आया, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर्मूला इज एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन लेंथ। सो एरिया इज हाउ मच, 440 है ना, एरिया इज 440। सो ओके 440 अपॉन 22। अब देखो 22 से कितने टाइम कट गया, 2 टाइम, 22 जा 44 और 0 का 0, 20 मीटर। तो ब्रेथ कितनी आ गई, 20 मीटर। अब हमें लेंथ मालूम है 22 मीटर और ब्रेथ हमारी कितनी आ गई 20 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों मालूम है। तो अब क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई L plus B is the formula of perimeter. Okay, now 2 multiply by length is 22 and breadth is 20. So is equal to 2 multiply by 22 plus 20 कितना हो जाएगा, 2 and 4, 42. Now 2 2s are 4 and 2 4s are 8 मीटर, 84 मीटर। देखो आ गया 84 मीटर। समझ में आया कैसे आया। तो क्या क्या दिया था, लेंथ दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, ब्रेथ पूछा था और पेरीमीटर पूछा था। तो पहले हम ब्रेथ फाइंड करेंगे, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ, ब्रेथ आके हमारी 20 मीटर। नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। वैल्यूज पुट की, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 20, 22 प्लस 20 हो गया 42। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 42 इज इक्वल टू 84 मीटर। समझ में आया, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. If the length is 35 centimeter, find its breadth, also find the area. अब देखो what is given in this question, perimeter is given, perimeter दिया है कितना 100 सेंटीमीटर है ना। then what is given, length is given, length is 35 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, ब्रेथ पूछा है और उसके बाद उसकी एरिया पूछा है। पहले क्वेश्चन में हमें एरिया दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था, ब्रेथ पूछी थी और पेरीमीटर पूछा था। तो पहले हमने ब्रेथ फाइंड की, फिर हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन में लेंथ, पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। ये फॉर्मूला होता है। देखो जिसमें कोई अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते यहाँ पे तो मतलब मल्टीप्लाई है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। पेरीमीटर कितना दिया है 100, 2 तो है ही, L कितना दिया है 35 प्लस B हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओके। अब क्या किया इन्होंने, 2 को बाहर ले लिया 100 की साइड, तो क्या हो जाएगा 100 बाई 2, सॉरी देखो सॉल्व करके बताती हूँ मैं आप लोगों को। इन्होंने क्या किया, 2 को बाहर ले लिया तो कहा जाएगा 100/2। तो 100/2 इज इक्वल टू 35 प्लस B हो गया। अब 2 से ये 100 कट गया 50 टाइम, 2 5 10, 2 0 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 50 इज इक्वल टू 35 प्लस B। याद है 6 स्टैंडर्ड में हमने अलजेब्रा पढ़ा था, उसमें हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, है ना। अब हम क्या करेंगे, B को बाहर निकालेंगे। अब देखो 50 इज इक्वल टू 35 प्लस B लिखो या 35 प्लस B इज इक्वल टू 50 लिखो, एक ही बात है ना। अब हमें B को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 35 को ट्रांसफॉर्म कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, और जब ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू 50 माइनस 35। सो B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आ गया ब्रेथ,
समझ में आया क्या किया इन्होंने? 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी फॉर्मूला था, पेरीमीटर दिया था 100, 2 एज इट इज, लेंथ दी थी हमें 35 और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। वैल्यूज पुट की, अब इन्होंने 2 को इधर ले लिया, 100 के बाहर निकाला, डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 2 से 100 कट गया 50 टाइम्स, तो हमारी इक्वेशन बन गई 50 इज इक्वल टू 35 प्लस बी। बी को बाहर निकाला तो 35 इधर आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 माइनस 35 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम है, एरिया फाइंड कर लेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? एल मल्टीप्लाई बाय बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर यूनिट ऑफ एरिया इज इन ऑलवेज इन स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब दो पार्क हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो स्क्वायर का जो एरिया है वो बिल्कुल जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया उसके इक्वल है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। क्वेश्चन समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है हमें कि दो पार्क हैं, एक है स्क्वायर पार्क, ठीक है, स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल, एक है रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, दो पार्क है। अब ये बोल रहे हैं उनका जो एरिया है वो दोनों का एरिया सेम है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60, इसकी जो साइड है वो कितनी है? 60 मीटर, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ दी हुई है 90 मीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ, हमें क्या फाइंड करना है? इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। तो देखो, साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में जो दिया होता है, पहले हम आंसर में वो लिख लेते हैं कि साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क 60 मीटर, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क 90 मीटर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ओके, तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं निकालूं, है ना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो जाएगा? जीरो आ जाएगा यहाँ पे, 6 जीरो जा 0, 6 6 जा 36, 36 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिया है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, मतलब इसका जो एरिया है वो इसका भी स्क्वायर रहेगा, है ना। तो अब इसका एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया कितना है हमारा? 3600 इज इक्वल टू लेंथ कितना है? 90 मल्टीप्लाई बाय बी। अब बी को अगर मैं बाहर निकालूंगी तो मैंने क्या बताया, जो बी के साथ वो कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। तो 3600 डिवाइडेड बाय 90, 9 से 9 जीरो कट गया, 9 4 जा 36 और जीरो का जीरो इज इक्वल टू 40 मीटर इज द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। समझ में आया? देखो यहाँ पे ये बी है, 6 नहीं है बेटा, दिस इज बी। क्या है ये? बी है, ठीक है। क्वेश्चन 5 बी है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, ये भी सही तरीका है अगर आपको समझ में आए, है ना। ऐसे अलग अलग करके भी निकाल सकते हो जैसे मैंने आपको समझाया, और इन्होंने क्या किया मैं बताती हूँ आपको, ये भी इजी, अगर आपको ये भी समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, इन्होंने क्या किया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क।
तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्ट क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। लेंथ कितनी दी हुई है रेक्टेंगुलर की, 90, 90 मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू साइड कितनी दी हुई है स्क्वायर पार्ट की, 60 मल्टीप्लाई बाय 60। नाउ बी इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 90। तो ये जीरो से ये जीरो कट हो गया। नाउ 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, नाउ 3 2 जा 6, 0 का 0, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 40 मीटर आ गया। 40 मीटर आंसर। तो उन्होंने ये 6 नहीं है, ये बी है, ये याद रखना, ठीक से लिखना। हाँ, लिखते टाइम समझ में आया क्या किया उन्होंने, जो क्वेश्चन में दिया है वैसे सॉल्व किया कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्ट। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो हमें वैल्यूज पुट करेंगे, लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, साइड हमें स्क्वायर की दी है। तो ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 90। तो सॉल्व किया तो 40 मीटर। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। A wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 meter and breadth is 22 centimeter. मतलब एक वायर है, वायर मतलब तार है, उस तार से क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, एक तार को मोड़ के एक रेक्टेंगल बना दिया जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर। अब उन्होंने उसी वायर को लेके, उसी वायर का यूज किया जिस वायर से रेक्टेंगल बनाया था, उसी वायर को खोल के स्क्वायर बना दिया। ठीक है, रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया। अब देखो, एक वायर था जिसको उन्होंने पहले मोड़ के क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी है। ठीक है, अब उन्होंने उस वायर को खोला, खोल के उसको क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। सो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। अब उसकी ईच साइड का मेजर कितना है स्क्वायर का, और ऑल्सो फाइंड किसका एरिया ज्यादा है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, लेंथ इज गिवन 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज गिवन 22 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पहले हमने क्या किया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हमें वायर की लेंथ मालूम हो जाएगी, है ना, कि हमारा वायर कितना लंबा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी, फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस 22, 40 प्लस 22 कितना होता है, 2 और 64, 62। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 62 इज इक्वल टू 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। मतलब पेरीमीटर आना मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो वायर का लेंथ मालूम चल गया, तो वायर का लेंथ कितना आ गया, 124 सेंटीमीटर। अब उसी वायर को जो है क्या किया है, उसी वायर से क्या बनाया है, स्क्वायर। इसका पेरीमीटर भी सेम ही होगा, हमने पेरीमीटर फाइंड किया तो 124 सेंटीमीटर वायर की लेंथ आई, और उसी वायर से क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। मतलब इसका मतलब हमें पेरीमीटर मालूम है, तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, है ना। पेरीमीटर कितना आया, 124। तो 124 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, तो साइड इज इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, इट मीन्स साइड इज 31 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड आ गई कितनी, 31 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, किस कौन सी शेप का एरिया ज्यादा है, तो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, L मल्टीप्लाई बाई बी,
इसका मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 22 0 0 22 4 88 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा 31 मल्टीप्लाई बाय 31, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विच वन इज बिगर? 961 इज बिगर ग्रेटर देन 880। इट मीन्स किसका एरिया ज्यादा है? स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। देखो कितना सिंपल मतलब कैलकुलेशन क्वेश्चन है कि हमें जो चीज एरिया पेरीमीटर के बीच में ही फाइंड करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए बोल रही हूँ ध्यान से समझना, समझोगे तो बहुत इजी लगेगा, और अगर नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? एक वायर से रेक्टेंगल बनाया था जिसकी लेंथ दी थी और ब्रेथ दी थी। अब उसी वायर को खोल के वापस से रीबैंड करके क्या बनाया? स्क्वायर बनाया था। तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? वायर की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो वायर की लेंथ फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? उसको पेरीमीटर फाइंड कर लिया रेक्टेंगल का। लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B, 2 multiplied by 40 plus 22. 40 plus 22 is 62. Now 2 multiplied by 62 is 124 centimeter. Now the wire is rebent into a square. अब स्क्वायर बनाया तो पेरीमीटर तो मालूम है, तो मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर भी हमें मालूम चल गया कि 124 ही है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड इज इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाय 4, 31 सेंटीमीटर आ गया उसकी साइड। अब पूछा किसका एरिया ज्यादा है? दोनों का एरिया फाइंड कर दो। तो एरिया फॉर रेक्टेंगुलर शेप L मल्टीप्लाई बाय B, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर शेप इज साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 31 मल्टीप्लाई बाय 31 या 31 स्क्वायर लिखा है इन्होंने, आप साइड मल्टीप्लाई बाय साइड लिखना, 31 मल्टीप्लाई बाय 31 लिखना इज इक्वल टू 961। So 961 is greater than 880. So hence the square enclose more area. Question समझ में आया? Now 7th question. The perimeter of a rectangle is 130 centimeter. If the breadth of rectangle is 30 centimeter, find its length. Also find the area of the rectangle. Simple है, perimeter दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है? ब्रेथ दी हुई है कितना? 30 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है ना? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। अब पेरीमीटर कितना दिया है? 130 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ फाइंड करनी है, मतलब L फाइंड करना है, और ब्रेथ कितना है? 30। अब मैंने कहा पहले इसको 2 को बाहर निकाल के इसको 320 डिवाइडेड बाई 2 करके इज इक्वल टू L प्लस 30। नाउ 2 से कट गया, 2 6 12, 1 रिमेनिंग 1 0 2 5 10। इसका मतलब क्या हो गया? वो 65 इज इक्वल टू L प्लस 30. Now L is equal to 65 minus 30 is equal to 35 सेंटीमीटर। आ गया लेंथ? समझ में आया क्या किया? पेरीमीटर दिया था, ब्रेथ दी थी, लेंथ फाइंड करनी थी, उसके बाद एरिया फाइंड करना है। तो पहले लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। पेरीमीटर इज 130, देन 2 मल्टीप्लाई बाय L हमें फाइंड करना है, B इज 30। अब 130 को पहले सॉल्व कर लेते 2 के साथ, 130 डिवाइडेड बाय 2 करके हो गया 65। हमारी इक्वेशन बन गई 65 इज इक्वल टू L प्लस 30। तो L को बाहर निकाला तो L इज इक्वल टू 65 माइनस 30 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ये क्या फाइंड किया हमने? लेंथ फाइंड कर दी। अब हमें लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम है ना? एरिया फाइंड करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस L मल्टीप्लाई बाय B, है ना? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया is equal to L multiply by B. So, okay.
तो लेंथ मालूम है हमें L मल्टीप्लाई बाई बी। लेंथ कितनी आई हमारी 35 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ कितनी थी हमारी 30, है ना। तो अब देखो जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा प्रोडक्ट में, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10 फॉर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ में आ गया, सिंपल था। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, a door of length 2 meter and width 1 meter is fitted in a wall। मतलब एक वॉल है, उस वॉल में एक डोर लगाया है जिसकी लेंथ है 2 मीटर और विड्थ है 1 मीटर। द लेंथ ऑफ वॉल is 4.5 meter and breadth is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is 20 per meter square। मतलब एक वॉल है, उस वॉल पे एक डोर लगा हुआ है, ठीक है। अब इस वॉल पर व्हाइट वॉश करना है, मतलब कलर करना है। तो क्या करना है, उसकी कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट फाइंड करनी है हमें, कितना टोटल खर्चा आएगा अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज हो। तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे तो दरवाजा आ गया, यहाँ पे तो वो है नहीं, वॉल नहीं है, तो इतना पार्ट हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ वॉल 4.5 मीटर, breadth of the wall 3.6 centimeter, length of the door 2 meter, breadth of the door 1 meter। तो पहले हम क्या करेंगे, वॉल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम डोर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम वॉल के एरिया से इसका डोर का एरिया माइनस कर देंगे। तो जितनी वॉल में हमें कलर करना है उतनी वॉल पता चल जाएगी हमें। देखो वही किया है, एरिया ऑफ द वॉल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई बी, मतलब 4.5 मल्टीप्लाई बाई 3.6 इज इक्वल टू 16.20 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, वॉल की एरिया आ गई, ठीक है, 16.20 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ डोर निकालेंगे, एरिया ऑफ डोर मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 1 2 मीटर स्क्वायर। तो वॉल का एरिया मालूम हो गया और इसका एरिया मालूम हो गया, डोर का एरिया मालूम हो गया। नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ द वॉल टू बी व्हाइट वॉश्ड, वो वॉल का एरिया जो हमें व्हाइट वॉश करना है इज इक्वल टू एरिया ऑफ द वॉल माइनस एरिया ऑफ द डोर। सी, एरिया ऑफ द वॉल माइनस एरिया ऑफ द डोर। एरिया ऑफ द वॉल कितना आया 16.20, कितना आया 16.20, और इसका कितना आया एरिया डोर का 2, इसका मतलब इसका डेसिमल पॉइंट 0 है। अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, डेसिमल करेंगे 6 माइनस 2 4 और 1, 14.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब क्या दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो 14.20 की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 14.20 मल्टीप्लाई बाय 20 क्यों किया, क्योंकि दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज ₹20 और हमारा एरिया कितना आया है जिसको हमें व्हाइट वॉश करना है 14.20 मीटर स्क्वायर। तो 14.20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 284। तो दो क्वेश्चन पूछे थे हमें, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 14.20 मीटर स्क्वायर एंड कॉस्ट इज ₹284। दो चीज पूछी थी ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल if the rate of whitewashing the wall is ₹20 per meter square। तो हमें एक एरिया की लेंथ और ब्रेथ दी थी और एक डोर की लेंथ और ब्रेथ दी थी और हमें कॉस्ट फाइंड करनी थी रिक्वायर्ड वॉल की जिसको हमें व्हाइट वॉश करना है। तो पहले हमने क्या किया, वॉल का एरिया निकाला, फिर हमने डोर का एरिया निकाला, फिर एरिया ऑफ द वॉल टू बी व्हाइट वॉश, जो वॉल हमें व्हाइट वॉश करनी है इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। उस वॉल के एरिया से डोर का एरिया माइनस कर दिया, तो जो टोटल एरिया है उसको फिर 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना खर्चा होगा वो पता चल गया। क्लियर, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट। ओके, दो ही क्वेश्चन थे इसमें, सॉरी 8 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे,
है ना। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ के नोटबुक में करोगे। अब इसके बाद आता है अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर डिवाइड्स, देखो a diagonal of a rectangle divides the rectangle into two triangles of equal area। अब एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को बीचों बीच एक डायगोनल खींचे, डायगोनल मतलब अपोजिट वर्टेक्स को मिलाती हुई एक लाइन सेगमेंट, जिसे हम बोलते हैं डायगोनल, है ना। तो वो डायगोनल क्या करती है, इस रेक्टेंगल को इक्वली टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है। देखो ये एक रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना। और ये डायगोनल है, इस डायगोनल ने इस रेक्टेंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और ईच इक्वल पार्ट इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल बन गया ना, 1 2 3 एंड 1 2 3, है ना। तो कंसीडर रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। So the diagonals divides the rectangle into two triangles of equal area। तो डायगोनल जो है वो एक रेक्टेंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा है, इक्वल है। तो एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल, उसमें ये डायगोनल है जो रेक्टेंगल को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है। अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल के एरिया का हाफ, हाफ हो जाएगा ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, दिस एंड दिस। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाय बी। तो फॉर्मूला ऑफ अ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय बी। क्योंकि रेक्टेंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया इस डायगोनल ने, तो एक क्या बन गया हमारा, ट्राइंगल, जो कि क्या है, उसका एरिया फाइंड करेंगे तो हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाय बी। तो इट मीन हाफ एल मल्टीप्लाई बाय बी। अब इसकी लेंथ कितनी थी, 9 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय 6, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा, देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय 9 6 जा 54, now 2 2 जा 4 and 2 7 जा 14 and 27 1 जा 27 centimeter square। So area of this triangle is 27 centimeter square। So two diagonals of a square divides a square into four triangles of equal area। अब अगर दूसरी डायगोनल भी हम खींचे तो इसने क्या किया, उसको चार इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, है ना। एक डायगोनल है तो टू इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगी। अगर टू डायगोनल्स हैं तो स्क्वायर, रेक्टेंगल को नहीं स्क्वायर को, स्क्वायर की बात आ रही है यहाँ पर, रेक्टेंगल का तो एक ही दिया हुआ था, ठीक है, अच्छे से रब करना पड़ेगा। ये तो हमने बात की रेक्टेंगल की, कि रेक्टेंगल की एक डायगोनल जो है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल होती है ना बेटा, तो वो क्या करेगी, दो ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। और जो टू डायगोनल्स होती है स्क्वायर की, वो डिवाइड्स करती है स्क्वायर को फोर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। रेक्टेंगल में वो पॉसिबल नहीं है, देखो क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। देखो ये इसकी जो एक ही डायगोनल इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अगर मैं इसको दो कर दूं तो ये इक्वल है क्या, है ना। तो इसलिए जो है अब यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, किसकी, टू डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड्स द स्क्वायर इनटू फोर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। सी कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर है 6 सेंटीमीटर का, उसकी दो डायगोनल देखो, उसको इक्वली फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो फोर ट्राइंगल्स बन गए। अब एक ट्राइंगल्स का अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो देखो फ्रैक्शन पढ़ा था अपने, होल का एक फोर्थ पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, 1/4। तो क्या हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्योंकि देखो तो पूरा स्क्वायर का है ना, पूरे स्क्वायर का एरिया मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर हमें एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ये एक ट्राइंगल इसका पूरे का कितना है, 1/4 है ना, फोर्थ पार्ट। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 1/4 एरिया ऑफ द स्क्वायर, 1/4 साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड कितनी है 6, तो 1/4
1/4 multiply by 6 multiply by 6. Now 1/4 multiply by 6 6 are 36. Okay, 6 6 are 36. Now 4 9s are 36, 9 1s are 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक 1/4 पार्ट का जो एरिया होगा उस ट्राइंगल का वो कितना होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये हम अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अभी एक्सरसाइज में सॉल्व करने को आएंगे तो ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 210 कि ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर is composed of congruent polygons. Find the area of each polygon. यहाँ पे एक रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं जिनकी लेंथ और ब्रेथ सेम है। एक है 6 सेंटीमीटर और एक है लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। अब उनको अलग अलग कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उनका एरिया फाइंड करो। अब देखो फर्स्ट, ईच रेक्टेंगल है 6 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा L मल्टीप्लाई बाय बी मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, हर एक का। क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, सारे रेक्टेंगल की लेंथ सेम है और ब्रेथ भी सेम है। लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम एरिया फाइंड करें रेक्टेंगल का तो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब फर्स्ट देखो, द एरिया इज डिवाइडेड इनटू 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट। इसमें कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 6 पार्ट में डिवाइडेड है ना। सो एरिया क्या हो जाएगा उसका, एरिया ऑफ ईच पॉलीगॉन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल एल है 6 पॉलीगॉन इज इक्वल टू 24/6। क्योंकि देखो हर जो वो है 6 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर हमें इसका वो फाइंड करना है ईच उसका रेक्टेंगल का, अगर हमें वो वाट एरिया फाइंड करना है तो टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे 6 से, कोई 6 पार्ट है ना। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच पॉलीगॉन इज 24 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 से 24 कट गया 4 टाइम्स, है ना, 4 6 24। तो ये हो जाएगा इसका ईच रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बी रेक्टेंगल में देखो, द रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो टोटल एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज 24 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 24, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सी वाले में देखो, ये देखो फिगर दी हुई है ना, देखो सी, इसमें इक्वली 2 पार्ट्स में तो हमने क्या किया, एक पूरा एरिया फाइंड कर लिया इन सबकी 1 2 3 4 पांचों रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेथ है वो इक्वल है। लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। एरिया कॉमन हमने निकाल लिया, हर एक रेक्टेंगल का एरिया कितना है 24। अब यहाँ 6 पार्ट में डिवाइडेड है तो ईच पार्ट की एरिया कितनी हो गई 24/6, है ना। यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 24 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, है ना। अब सी में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 24/2 हो जाएगा, तो 12 आ गई, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो इसकी भी ईच पार्ट की जो एरिया है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। यहाँ पे देखो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 24/8 मतलब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हर एक पार्ट की हमने एरिया फाइंड कर ली, ठीक है। ओके, अब आता है एक टॉपिक, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, व्हाट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज अ क्लोज फिगर, है ना, उसमें जो पैरेलल लाइंस इक्वल होती है उसकी। देखो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपको जो फॉर्मूला है वो याद रखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है।
Any side of a parallelogram can be chosen as base of the parallelogram. The perpendicular dropped on that side from the opposite vertex is known as height. मतलब आप किसी भी पैरेललोग्राम की साइड को बेस बना सकते हो, लेकिन जो एक परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी उस बेस के अपोजिट वर्टेक्स से जो उसके ऊपर गिरती है, दिस इज कॉल्ड हाइट, जिसे हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं. द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन दैट साइड, जैसे मैंने ये साइड लिया बेस, उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है ना, द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन दैट साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज हाइट. So in the parallelogram ABCD, if AB is chosen as base, then DE is the height. अगर हमने ये बेस लिया है तो इस बेस पे इस वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन गिरती है ना, इसे हम बोलते हैं हाइट, जिसे हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं. Then area of the parallelogram is ABCD is equal to base multiplied by height. अभी आपने यहां क्या पढ़ा आगे ना? ये मैंने यहां पे आपको बताया ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. अगर स्क्वायर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड और एक पार्ट का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर हो गया. ठीक है, अब आता है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड करने का? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. और बेस हम उसकी कोई भी साइड को ले सकते हैं और हाइट होती है जो उसके उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन गिरती है, दिस इज कॉल्ड हाइट. ठीक है, तो याद रखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब देखो इन द पैरेललोग्राम ABCD, इफ AD is chosen as the base, अगर मैंने AD को क्या लिया है, बेस लिया है, तो BF is the height. तो उसके AD बेस का अपोजिट वर्टेक्स ये यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन गिर रही है, दिस इज कॉल्ड हाइट. उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी हाइट. देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD is equal to बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ओके, अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ये मैंने आपको आगे भी बताया है ना. एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है तो दोनों का एरिया ऑफ सेम ही होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बी मल्टीप्लाई बाय एच. तो ये आपको याद रखना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. अब इसके बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज आएगी आगे, एक्सरसाइज 11.2, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी. पर आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, मैं फॉर्मूले पूछूंगी, वो फॉर्मूले हमें यूज करके उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. ठीक है, आप जो बच्चे नोटबुक नहीं ले गए वो अपनी नोटबुक ले जाएं प्लीज. उस नोटबुक में ही आपको ये चैप्टर लिखना है और हमारा जो रैशनल नंबर कंप्लीट हुआ था वो आपको चेकिंग के लिए देना है. रोज के रोज टाइम से काम पूरा करो तो ही आपका काम पूरा होगा बेटा, क्योंकि नोटबुक लेना और देना हमें करना है, इसलिए आपको समय से काम पूरा करना पड़ेगा. कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ तो कर ही नहीं रहे हैं, किसी की नोटबुक तो आती ही नहीं है और कुछ जो है बहुत गंदी हैंडराइटिंग में लिखते हैं. सो प्लीज बेटा आप अभी लैपटॉप में देख के लिखो या मोबाइल से देख के लिखो नीट एंड, क्योंकि अभी तो हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें आप अच्छे से क्लियरली जूम करके अच्छे से देख के लिख सकते हो. तो अपना काम टाइम टू टाइम कंप्लीट करके रखना. So that's it for today's lecture. Bye and take care. In next lecture, I will continue this chapter. Okay, tab tak bye and take care.